हेलो एवरीवन, HICS के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विन सिंह राजपूत। हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में सीसेट का पार्ट जिसके अंदर रीजनिंग यानी तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे आपकी रीजनिंग में 5-6 टॉपिक्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 टॉपिक है। सीसेट का एग्ज़ाम जो होता है आपका किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग होता है, जहाँ पर आपको 33% यानी 33% मार्क्स एग्रीगेट करने होते हैं। तो अगर हम रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली प्यारे बच्चों क्या होता है, अपने पास 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के सेक्शन के। तो मैं उसमें वो सारे टॉपिक जितने हैं वो कवर करेंगे हम धीरे धीरे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग का, जो बेसिक पोर्शन पे रहता है, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू दी विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है मैथमेटिक्स के। अगर मैं कंसंट्रेटिव पार्ट से देखूँ तो ज्योमेट्री से रिलेटेड, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइस एंड विच यू कॉल्ड इट हिंदी में एज कॉल्ड एज पासा। तो पहले इसकी अगर हम बेसिक हल्का सा क्राइटेरिया समझ लें कि जो डाइस है वो क्या चीज़ है, किस पे इससे कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। डाइस जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकली 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। अगर आप इसे ज्योमेट्री के तौर पर देखें तो ये एक क्लोज फिगर है यानी बंद आकृति है, जिसके अंदर अगर आप इसको देखें तो ये अगर एक स्क्वायर है और ऐसे ऐसे मैंने 6 स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया, देन इट विल मेक अ क्लोज फिगर ऑफ क्यूब, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं घन। घन की क्लोज फिगर बनाता है। एंड अगर आप इसे दूसरे ज्योमेट्रिकल आकृति के हिसाब से देखें तो डाइस आपका सेकंड पार्ट का होता है। पार्ट 1 डाइस एक तरीके का ऐसा होता है, एंड दिस इज द पार्ट 2, और दूसरे तरीके का डाइस ये होता है जिसे आप कहते हो क्यूबॉइड, और हिंदी में आप इसे बोलते हैं घनाभ। और द सेकेंड पोर्शन दैट इंग्लिश इज क्यूबॉइड। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर इससे विजुअलाइज तौर पर क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। तो पहले हमने इसका ज्योमेट्रिकल तौर पर ऑब्जर्वेशन पढ़ी कि इसको जो डाइस चैप्टर है या जो डाइस हमें दी जाती है उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर यूज होती है वो कैसी होती है। ये चीज़ समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि डाइस हमारी रीजनिंग के अंदर किस हिसाब से पूछी जाती है। तो रीजनिंग का जो सेक्शन है, देखिए आप जैसे चैप्टर भी आप समझें तो रीजन के साथ हमें पढ़ना होता है हर चीज़ को। तो अगर रीजनिंग के सेक्शन में देखूँ तो जो डाइस है उसको आईएसओ ने, पासे को जो हमारा आईएसओ है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001 2008 सर्टिफाइड करता है जो हर चीज़ों को, यानी किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय तौर पर या एकांगिक तौर पर प्राधिकरण के तौर पर अगर किसी चीज़ को राष्ट्रीयकरण देना होता है या हॉलमार्क देना होता है तो ये एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को करता है। तो डाइस को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। द फर्स्ट डाइस इज स्टैंडर्ड, जिसको बोला जाता है मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस विच यू कॉल्ड एज मानक पासा, मानक, द वर्ड इज मानक पासा। एंड सेकेंड वन इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इन दोनों चीज़ों को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो नाम इन्होंने लिखा कैसे करा, रीजनिंग में इस चीज़ को उन्होंने किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन में लिया, ये देखते हैं। इसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जनरली इसकी डेफिनेशन जब देखते हैं तो बच्चे के पास इसके लिए डेफिनेशन हर बुक में, हर टॉपिक में, हर टीचर ये पढ़ाता है। स्टैंडर्ड डाइस वो होती है, मानक पासा वो होता है जिसमें विपरीत सतहों का जोड़, यानी ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं किसी भी चीज़ को, जब आप अपोजिट देख रहे हो, अगर जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप मेरे अपोजिट खड़े हो दूसरी साइड, तो जिसमें अपोजिट साइड्स का जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो बराबर किसके हो जाता है, 7 के। 7 का मतलब है कि अगर आपको एक दीवार पर 1 लिखा हुआ दिख रहा है तो उसके अपोजिट 6 लिखा हुआ दिखेगा। अगर एक साइड 2 है तो उसके अपोजिट 5 लिखा दिखेगा। एक साइड 3 है तो उसके अपोजिट 4। अब मन में एक सवाल आया, सर आपने यही नंबर क्यों लिख दिए, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि यही नंबर होने चाहिए। तो इसी चीज़ को आगे एक बार समझते हैं, तब आपको रीज़न समझ में आएगा कि डाइस को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड नाम कैसे दिया गया। तो अगर एक पासे की मैं बात करूं तो इसके लिए बेसिक फिगर मैंने आपको इसलिए ड्रॉ करके दी थी। अगर ये क्यूब है तो इसके अंदर आप हल्का सा ज्योमेट्री के तौर पर देखें तो इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम सरफेस कितने, सतहें कितनी है, आप कहेंगे सर 6। तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करूं, ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो मैक्सिमम कितने नंबर लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। किसी भी चीज़ को जब हम कैप्टराइज करते हैं या किसी चीज़ को कैटेगराइजेशन करते हैं तो इकोनॉमिक्स का एक रूल कहता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू को और सबसे मैक्सिमम वैल्यू को देखा जाता है। और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी है, उसे सीलिंग पॉइंट और बफर पॉइंट कहते हैं। सिमिलरली हमारे डाइस में जो सबसे छोटा नंबर है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 एंड द मैक्सिमम नंबर इज 6। अगर इन दोनों का समेशन देखते हो तो कितना आ जाता है, दैट इज 7। सेकंड मिनिमम नंबर और सेकंड मैक्सिमम नंबर जो है, इन दोनों का भी समेशन कितना आता है अपने पास, 7।
और इन दोनों का भी अगर आप समेशन करते हो 3 + 4 तो कितना आता है 7। दिस इज द रीज़न कि हमारी डाइस के अंदर जो है अपोजिट साइडों का जो जोड़ होता है वो 7 होता है। तो अब यहाँ से आपको ये वर्ड याद रखना है कि एक पासे में जो मेरे पास मैक्सिमम नंबर है मैं 6 लिख सकता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड डाइस जो मैंने आप अभी डेफिनेशन लिखी थी पीछे, तो एक मानक पासा वो पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का जोड़ क्या होता है 7 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने यहाँ पर इस डाइस के अंदर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको पासा ऐसा दिखा हुआ मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसकी जो अपोजिट दीवार है सामने उस पर क्या लिखा हुआ मिलेगा 6। अगर मैं ड्रॉ करूँ डायग्राम तो इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है अगर इस दीवार पर 2 लिखा है तो उसके सामने वाली दीवार पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको 5। इसका डायग्राम ये ड्रॉ करके कहना चाह रहा है अगर इस सामने वाली दीवार पर 3 लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट वाली दीवार पर क्या लिखा होगा 4। एक ऐसी डाइस जिसके अंदर ये सारे के सारे नंबर एज इट इज होते हैं, तीनों पेयर एज इट इज होते हैं, ऐसी डाइस को कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, जिस दीवार में या जिस किसी भी डाइस के अंदर यानी पासे के अंदर जो अपोजिट साइड्स का जो जोड़ है वो 7 ना होके नियर बाय साइड का जोड़ हो जाएगा। नियर बाय या बगल में आने वाली या आसपास आने वाली जो साइड्स होती हैं उनका जोड़ क्या हो जाएगा, आसपास वाली साइड्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। यानी अभी आपने ये पढ़ा कि ये जो पेयर हैं इनके अंदर इस तरीके से सिंक्रोनाइज करके लिखा गया है कि 3 के अपोजिट ही हमेशा 4 दिखना चाहिए, 3 और 4 कभी इकट्ठे नजर नहीं आएंगे। 1 के अपोजिट ही हमेशा 6 दिखना चाहिए, दोनों इकट्ठे नजर नहीं आएंगे। और 2 के अपोजिट ही हमेशा 5 नजर आना चाहिए, दोनों इकट्ठे कभी भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज जब आपकी डिस्कस हो जाती है तब ये है कि ये पेयर बिल्कुल अपोजिट दिखेंगे। तो अगर किसी भी डाइस के अंदर ये पेयर इकट्ठे दिख जाते हैं तो सपोज मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करा, ये एक डाइस का डायग्राम है, यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ लिखा 4, 3। तो अब आप इसके कहेंगे सर ये कैसी डाइस है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? तो आपका सीधा आंसर होगा सर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि 2 और 5 कैसे नंबर हैं, अपोजिट नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्या दिख गए, एक साथ नियर बाय दिख गए। दैट्स वाई इस तरीके की सारी डाइस क्या हो जाती है, नॉन स्टैंडर्ड। तो बेसिक कैटेगराइजेशन ये होगी, स्टैंडर्ड डाइस वो होती है जिसमें इन जो नंबर्स लिखे हैं वो आपको हमेशा अपोजिट सरफेस पर नजर आएंगे, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो हो जाती है जिसके अंदर जो नियर बाय नंबर्स लिखे हुए हैं उनका जोड़ क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है जी, इसी चीज़ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इस डाइस को कैटेगराइज करने के बाद कि सर एक डाइस के अंदर आप जब बार बार डायग्राम बना रहे हो तो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है, डाइस में ये क्यों ड्रॉ होता है? तो देखिए ये एक 3D फिगर है, और 3D फिगर होने की वजह से जब आप किसी भी डायग्राम के अंदर देखते हैं तो 3D, डी वर्ड का मतलब है यहाँ पर डायमेंशन। डायमेंशन वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइम में आप एक किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर की कितनी साइड्स को देख सकते हो। तो 3D का मतलब है यहाँ पर 3 डायमेंशनल हो गए, विच रिप्रेजेंट्स कि आप एक टाइम में मैक्सिमम 3 सरफेस को ही देख सकते हो, 3 सतहों को ही देख सकते हो। तो जो सामने से दिख रही है उसे आप बोलते हो फ्रंट सरफेस, जो बगल से दिख रही है उसे बोलते हो साइड सरफेस, और जो ऊपर से दिख रही है इसे आप बोलते हो टॉप सरफेस। ठीक है, तो ये एक रीजन रहता है कि एक डाइस के अंदर आपको मैक्सिमम कितने सरफेस नजर आते हैं, 3 सरफेस ही नजर आते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती सर ये आती है कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे। तो अगर हम देखें प्रॉब्लम्स कैसी पूछी जाती है हमारे से, क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, तो प्रॉब्लम्स 2 तरीके की होती है, या तो आपसे क्लोज डाइस में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपसे ओपन डाइस में क्वेश्चन पूछते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे यही 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या रहती है, सबसे पहली ट्रिक कि जितने भी आपको अपोजिट पेयर दिए गए हैं यानी विपरीत जोड़े दिए गए उनको फाइंड आउट करना होता है, या उन्हें आप ढूंढ लीजिए। अपोजिट पेयर जैसे अभी आपने लिखा कि 2 के अपोजिट क्या मिलेगा हमेशा 5, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा 2। 3 के अपोजिट लिखा हुआ मिलेगा 4, तो 4 के अपोजिट 3। 1 के अपोजिट लिखा हुआ मिलेगा 6, तो 6 के अपोजिट 1। तो ये हो गई स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल। ये नंबर ऊपर नीचे अगर शफल कर जाएंगे तो वो कैसे हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। तो एक तो ट्रिक ये होती है कि अगर आपको किसी भी डाइस में किसी भी क्वेश्चन में आंसर देना है तो आपको अपोजिट पेयर्स यानी विपरीत जोड़े पता होना चाहिए। सेकंड ये होता है कि आपसे ये पूछ लेता है डाइस को दिखा के कि किस टाइप की डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कह लो या फिर जर्नल डाइस कह लो या फिर नॉन यूनिफॉर्म डाइस कह लो, इन सभी बातों का मीनिंग होता है सेम। ये सारी बातें सेम है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन यूनिफॉर्म डाइस, नॉन जर्नल डाइस या जर्नल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, जो हिंदी में मैंने वर्ड लिखा, और इसको बोला जाता है साधारण पासा, हिंदी में साधारण पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा क्या होता है, जिसके अंदर ये पेयर हमेशा ऐसे होते हैं, 1 के अपोजिट 6 मिलेगा,
2 के अपोजिट 5 मिलेगा और 3 के अपोजिट हमेशा 4 मिलेगा, हमेशा। इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इन क्लोज डाइस का जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, जो बंद पास है, क्लोज डाइस के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, इन्हें सॉल्व करने के हमारे पास 2 ट्रिक होती है। इन 2 ट्रिक्स को हम समझ लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ये 2 ट्रिक्स आपके पास क्या क्या हैं, तो ये 2 रूल कह लो या 2 ट्रिक कह लो, एक तरीके से ये हैं। तो सबसे पहला रूल या सबसे पहली ट्रिक क्या है, ये बोल सकते हैं आप द फर्स्ट रूल, और आप कह सकते हैं सबसे पहली ट्रिक। तो जब किसी डाइस में आपको मैक्सिमम कितने नंबर दिख रहे हैं, कितने नंबर दिख सकते हैं एक टाइम में, आपको 3 नंबर दिख सकते हैं। तो आप 2 डाइस को कंपेयर करेंगे। तो जब आपको एक ही डाइस की 2-3 पोजीशन दे रखी होती है, यानी एक डाइस को आप कभी ऐसे स्ट्रेट देख रहे हो, कभी पलट के देख रहे हो, कभी इस तरीके से पलट के देख रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शन में उसको मोल्ड कर करके डिफरेंट पैटर्न में देख रहे हो। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। तो सपोज एक ही डाइस की आपको पहली पोजीशन दे रखी है ये इस तरीके से, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, एक ही डाइस की पहली पोजीशन, और ये इसी डाइस की आपको सेकंड पोजीशन दे रखी है, दिस इज द सेकंड पोजीशन। पहली पोजीशन में मैंने नंबर लिखे जैसे 2, 5, इसे इरेज कर देते हैं, सॉरी। जैसे पहली डाइस में मैंने नंबर लिखे 2, 3, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1, देन हमने लिखा यहाँ पर 2, देन लिखा मैंने 4, नंबर लिखा मैंने 6। एक ही डाइस की आपको पोजीशन दे रखी है, ये रोटेट कर करके डाइस को घुमा के दे रखा है। अब इसके अंदर आपसे ये पूछा गया, सपोज द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि इस डाइस के अंदर, इस पासे के अंदर विच नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा विच नंबर will be seen opposite to number 2। जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये क्वेश्चन ने पूछ के ये पूछ लिया। इन दिस डाइस इफ द फ्रंट नंबर इज 6, यदि इस सामने वाली सतह पर अगर 6 लिखा है, देन विच नंबर या विच सरफेस इज अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6। तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, ये ना पूछ के ये पूछ ले कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डाइस, ये डाइस का टाइप कैसा है। ऐसे सभी सवालों को करने के लिए या इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक एजेंडा ये है कि हमें इस डाइस के अंदर इन तीनों का सवालों का जवाब देने के लिए ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस डाइस के अंदर हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि ये डाइस कैसी है, अगर आप इसे देखें, दिस डाइस इज अ क्लोज डाइस, ये एक बंद पासा है। इसका आंसर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें कॉमन नंबर कितने, इसी के बिहाफ पर चलते ही आप आगे सारे के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप इसके अंदर नोटिस करेंगे कि इन दोनों पोजीशंस के अंदर एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन है। तो आपके पास कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2। दोनों ही डाइस में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 कॉमन नंबर दिख रहा है, और कोई नंबर कॉमन है नहीं। तो ये रूल है। ये रूल क्या है अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये है ये रूल। तो पहला जो डायग्राम बना हुआ था वो ये था, द फर्स्ट डायग्राम वाज दिस वन। यहाँ पर लिखा हुआ था आपके पास 2, 3, 1, यहाँ लिखा हुआ था 2, यहाँ लिखा हुआ था 3, यहाँ लिखा हुआ था 1, और ये दूसरा डायग्राम था, यहाँ लिखा हुआ था 2, 4, 6, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो अब ये पहला रूल कहो, ये पहली ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक 1 या रूल 1। व्हेन इन अ डाइस if we have only one surface or one number common, then we apply clock rule। तो क्वेश्चन ये कहता है, ये रूल ये कहता है कि जब किसी डाइस में या पासे में आपको सिर्फ एक ही नंबर कॉमन नजर आता है तो वहां पर आप क्लॉक रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉमन नंबर नजर क्या आ रहा है, दैट इज ओनली 2 कॉमन नजर आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉक रूल। सर ये जो क्लॉक रूल आपने वर्ड लिखा है, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक की 2 तरीके की डायरेक्शन होती है बेटा। क्लॉक 2 तरीके से मूव करता है। फर्स्ट अगर आप ऐसे देखें 12, 3, 6 और 9, अगर घड़ी ऐसे घूमती है 12 के बाद 3 बजा रही है, 3 के बाद 6 बजा रही है, 6 के बाद 9 बजा रही है,
यू कॉल्ड इट एज क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज रोटेशन यानी घड़ी की दिशा में घूमना, विच यू कॉल्ड इन हिंदी एज दक्षिणावृत, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, दक्षिणावृत। और अगर आप इसका रिवर्स देखें कि ये 12 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 6 या 9, घड़ी उल्टी चल रही है, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 3 बजा रही है, दिस इज यू कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज, इसे आप बोलते हो वामावृत। तो इन दोनों में से हमें किसी एक डायरेक्शन को यूज करना है और उसी एक डायरेक्शन के ब्याह पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसको सिंक्रोनाइज कैसे करोगे, तो हमें इन दोनों में से कोई एक या यूज करना है, तो आप इसका यूज करें क्लॉकवाइज को, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्लॉकवाइज में ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये रूल ये कहता है कि जो नंबर आपके पास कॉमन है उस कॉमन नंबर को आप पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो जो इसमें कॉमन नंबर है आपके पास 2 है, तो आपने 2 को पकड़ा और आपने यहाँ से रोटेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से जब रोटेशन करी तो ऐसे घूमे, तो अरेंजमेंट क्या हुई, 2, 2 के बाद नजर आया 3, 3 के बाद नजर आया 1। सिमिलरली जब आप यहाँ पे रोटेशन करेंगे तो आपको क्या नजर आया, 2, 2 के बाद आपने रोटेशन करी, क्लॉकवाइज घूमे, 2 के बाद नजर आया 4, 4 के बाद नजर आया 6। तो ये इकलौता है, ये पोर्शन है ऐसा, ये ऑटोमेटिकली खुद ही अरेंज कर देता है। तो इसके अंदर 6 के अपोजिट आएगा 1, 3 के अपोजिट आएगा 4 और 2 के अपोजिट क्या बचेगा, जो नंबर आपको अभी तक नहीं दिखा, यानी कि 5। तो यहाँ पर मैं एक रूल लिख रहा हूँ आपके लिए जिसका आप यूज करेंगे, द कॉमन सरफेस या फिर द कॉमन नंबर, द कॉमन सरफेस या फिर कॉमन नंबर इज ऑलवेज अपोजिट टू, इज ऑलवेज अपोजिट टू हिडन नंबर, हिडन नंबर। ये रूल हम अभी आखिर तक यूज करेंगे, इस रूल को आप नोट भी कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉमन नंबर होता है, यानी वो नंबर जो दोनों आपको पोजीशंस में दिख रहा है, तो कॉमन नंबर क्या है हमारे पास 2, वो हमेशा उसके अपोजिट होगा। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर हमारे पास 2 है, क्योंकि ये दोनों में दिख रहा है, तो जो कॉमन नंबर है वो हमेशा उसके अपोजिट आता है जो कि नंबर आपको नजर नहीं आ रहा। तो इस पूरी की पूरी डाइस के अंदर आपको जो नंबर नजर आ रहे थे, देखिए आपको 2 नजर आ गया, आपको 1 नजर आ गया, आपको 3 नजर आ गया, आपको 4 नजर आ गया, आपको 6 भी नजर आ गया। जो नंबर आपको अभी तक नहीं दिख रहा वो कौन सा नंबर था, 5, 5 नजर नहीं आया। तो ये रूल ये कहता है कि जो कॉमन नंबर है, जो समान नंबर है यानी 2, वो किसके अपोजिट होगा, हिडन नंबर के, जो आपको अभी तक नहीं दिखाता यानी कि 5। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। अगर मैं आपको डिफरेंट पोजीशंस दूंगा तो उस डिफरेंट पोजीशंस में ये चेकआउट करेंगे आप कि आपके पास कॉमन सरफेस कितने। अगर एक सरफेस कॉमन होगा तो आपने क्लॉकवाइज घड़ी का नियम लगा देना है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि वक्त पर हमेशा एक ही डिसीजन लिया जाता है, तो इससे आप याद रखेंगे कि जब किसी डाइस में एक ही पोजीशन कॉमन है तो आप वहां पर घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज घूम जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, डायरेक्टली 2 ट्रिक के अंदर आप पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दोगे। इस तरीके से सवाल है, छूटेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखो, दूसरा रूल समझो क्या होता है, दूसरा और आखिरी रूल समझ लो आप। ट्रिक नंबर 2 क्या है इसको सॉल्व करने की, ट्रिक 2 है कि सर आप एक बात बताओ, इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, किसी भी चीज के ना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, इससे प्रॉब्लम नहीं होती व्यक्ति को आगे। देखिए जैसे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी चित्रकला थोड़ी सी खराब है, कृपया करके माफ करें अगर आपको ये डायग्राम थोड़ी लगे, क्योंकि मैं स्पीड में ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ये कुछ डायग्राम ड्रॉ करे, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा ABC और मैंने यहाँ पर नंबर लिखा A, D और E। आपसे पूछा भाई इसमें बताओ कॉमन कितने दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। आप कहोगे सर एक कॉमन दिख रहा है, तो जब आपके पास एक नंबर कॉमन है तो यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और वहाँ पर आप कौन सा रूल लगाओगे, जो भी मैंने आपको सिखाया, क्लॉक रूल यानी घड़ी का नियम। अब नोटिस करें, मैंने इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन में नंबर लिखे। अब मैंने लिखा यहाँ पर ABC और यहाँ पर मैंने डिजिट्स लिखी B, A और D। अब आपसे पूछा बताइए जनाब इसके अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो सर आप कहोगे 2 नंबर हमें कॉमन दिख रहे हैं, AB और AB नंबर कॉमन दिख रहे हैं। तो जब 2 नंबर कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, तो ये हमारा आखिरी ट्रिक है। इसके अंदर हम लगाएंगे स्वॉर्ड रूल यानी तलवार का नियम। ये तलवार क्या काम करती है, देखो तलवार का काम क्या होता है, काटने का होता है। तो हम यहाँ नंबरों को काट देंगे और तीसरी सरफेस तीसरी के अपोजिट होगी। अब दोबारा नोटिस करें, मैंने एक और नया कारनामा किया, मैंने यहाँ नंबर लिखे A, B और C और मैंने यहाँ पर नंबर लिखा अगेन A, B और C। आपसे पूछा कितने कॉमन दिख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके जहन में, सर 3 कॉमन है, शाबाश डूमरो, इसका आंसर है सेम, इसमें कोई बदलाव ही नहीं है। तो अब मैं आपको जितने मर्जी सवाल बना के दे दूँ, बेसिक से बेसिक या एडवांस से एडवांस, आपको ट्रिक पहले ही पता लग गई। सर हमारे काम की 2 ही चीज़ें हैं, किसी भी क्वेश्चन में काम की 2 ही चीजें हैं, या तो 1 नंबर कॉमन होगा या मैक्सिमम 2 नंबर कॉमन होंगे। 3 कॉमन का हमारा कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज ये तो सेम ही डाइस होगी।
तो आपको पहला रूल मैंने बता दिया, दूसरा रूल अभी समझा देता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे, चैप्टर बिल्कुल समझ लो 90% कंप्लीट होने पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब दूसरा ट्रिक यानी दूसरा रूल समझिए जो आपने अभी देखा, सॉर्ट रूल क्या कहते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 या रूल नंबर 2 कह सकते हैं आप, क्या चीज बोलता है, व्हेन इन अ डाइस, जब किसी पासे में इफ वी हैव 2 सरफेस कॉमन, अगर हमारे पास 2 सरफेस कॉमन होंगे, देन वी अप्लाई स्वॉर्ड रूल, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, तलवार का नियम लगाते हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्वॉर्ड, तलवार का काम क्या होता है, काटना, तो हम यहाँ पर नंबरों को काटेंगे। सर प्यार से एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि आपने कहा इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, ये किसी क्वेश्चन का, या आप कह सकते हैं किसी डाइस की आपको 2 पोजीशन गिवन कर रखे हैं। यहाँ मैंने नंबर लिखा 2, 5 और 3, यहाँ मैंने नंबर लिखा 5, 2 और 4। अब आपको इस डाइस के अंदर आप ऑब्जर्व करें, आपके पास कॉमन नंबर क्या क्या नजर आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और सर हमें 5 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये रूल ये कहता है कि जब किसी डाइस के अंदर 2 नंबर कॉमन हो तो वो आपस में कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर 2 और 5 एक दूसरे से कट जाएंगे, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, और जो तीसरी सरफेस है वो हमेशा तीसरे सरफेस के अपोजिट आएगा। तो जो डिजिट 4 है वो किसके अपोजिट आ जाएगी, 3 के। आप यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज और बेहतरीन से नोटिस करें कि आपको 2 यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है, फ्रंट सरफेस पे, और 2 यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है, साइड सरफेस पे। 5 का नजर आ रहा है साइड में और 5 यहाँ क्या नजर आ रहा है, फ्रंट में। अगर आप इसकी रोटेशन देखें कि जो साइड में था वो फ्रंट में आ गया और जो फ्रंट में था वो साइड में आ गया, यानी रोटेशन कितने डिग्री की हो रही है, 180 डिग्री की। तो जब भी कोई चीज 180 डिग्री के एंगल पे घूमती है, अगर ये ऐसे व्यक्ति खड़े हुए थे ए बी, इन्होंने रोटेशन कर दी उल्टा 180 डिग्री, तो इनकी रोटेशन होने की वजह से 180 क्या बन गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इसमें एग्जामिनर अगर अपने से सवाल पूछ लेता है भाई कि विच नंबर इज अपोजिट टू, पेयर अपोजिट टू, अपोजिट पेयर बताइए, तो उसने सपोज ये पूछ लिया 1 के अपोजिट भी बताओ क्या आएगा, 2 के अपोजिट भी बताओ, 3 के अपोजिट भी बताओ, 4 के भी बताओ, 5 के भी बताओ, 6 के भी बताओ। और एक क्वेश्चन ये और पूछ लिया कि बताओ ये डाइस किस टाइप की है। तो देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा मेरे से कि डाइस 2 तरीके की होती है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, जिसके अंदर अपोजिट सरफेस का जोड़ 7 होता है। अगर गलती से भी किसी डाइस में नियर बाय सरफेस का जोड़ 7 हो जाए तो वो डाइस कैसी कहलाती है, नॉन स्टैंडर्ड। तो बस स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के लिए एक पैरामीटर दे रखा है कि अपोजिट जो दीवारें होती हैं उनका जोड़ 7 होना चाहिए। अगर गलती से भी नियर बाय दीवार का जोड़ 7 हो जाता है तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगी, वो आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो 2 और 5 कैसे नंबर हैं, एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए थे। 5 और 2 कैसे नंबर हैं, एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए थे, लेकिन आपको यहाँ क्या नजर आ रहे हैं, नियर बाय नजर आ रहे हैं। दैट्स वाई ये किस तरीके की डाइस होगी, दिस डाइस इज नॉन स्टैंडर्ड। अब जब ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड होगी तो आपके आंसर भी नॉन स्टैंडर्ड आएंगे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होता तो इसके आंसर फिक्स होते कि 1 के अपोजिट 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर अब हमें आंसर देना है कि 1 के अपोजिट क्या नजर आएगा, 2 के अपोजिट भी जवाब देना है, हमें 3 के अपोजिट भी देना है, 4 के अपोजिट भी देना है। वी हैव टू आंसर ईच एंड एवरी। अब इससे पहले इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़े, थोड़ा सा इसका जो है हम इसको डिप्लोमेटिक तरीका जो इसमें दे रखा है एग्जामिनर ने उसको समझते हैं। तो डाइस में कुछ आपको ऐसी पोजीशन दे रखी है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। इसका थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ बेटा, ये 5, ये 2, यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो अभी आपने देखा इसके अंदर ये पेयर बन गया कि जो 3 नंबर है वो किसके अपोजिट आ गया, 4 के। अच्छा आपके पास डाइस में टोटल नंबर कितने हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, हम पे 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। आपको सेगमेंटल रूल याद है जो सबसे पहले वाला बताया था कि कॉमन नंबर हमेशा किसके अपोजिट आएगा, हिडन नंबर के अपोजिट आएगा। इसी रूल का अभी आगे दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान देते रहना। आपने कहा इस डाइस के अंदर मेरे पास टोटल 6 नंबर है और अभी आपने बताया कि 3 के अपोजिट 4 हो गया, तो इनका जोड़ा बन गया, ये कट गए। और इसके अंदर आपके पास जो कॉमन नंबर है जो दोनों में नजर आ रहा है वो क्या है, कॉमन नंबर 2 है और 5 है, क्योंकि दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 और 5, दिस इज द कॉमन नंबर। और जो 2 नंबर अभी छिपे हुए हैं जो आपको दिख नहीं रहे, जो हिडन है, वो कौन कौन से हैं जनाब, जी बिल्कुल सही जवाब आपकी जुबान पे
कि सर ये दोनों नंबर जो हैं H, जहाँ पे मैंने लिखा हिडन नंबर है, यानी 1 और 6 आपके कैसे नंबर है, हिडन नंबर है, आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है, हमारे अभी जो रूल पढ़ा, रूल ये था कि कॉमन नंबर हमेशा हिडन के अपोजिट आता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए सर 1 के अपोजिट क्या आएगा, सर हमसे ये पूछा जाए 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो हम इसका बेसिकली सिंपल आंसर ये दे सकते हैं सर कि 3 के अपोजिट तो 4 लिखा आ गया और 4 के अपोजिट 3 लिखा गया, क्योंकि ये दोनों तो पेयर बन चुके हैं, ये तो कट गए। अब बात ये आती है हमारे पास कि जो हमारे पास 2 और 5 है, 2 और 5 हमारे पास कैसे नंबर हैं, दीज नंबर आर कॉमन, ये दोनों हो गए कॉमन नंबर। और बाकी के जो हमारे पास 1 और 6 हैं, ये हमारे पास कैसे नंबर है, दीज नंबर आर हिडन। तो अभी हमने रूल पढ़ा, रूल क्या कहता था कि कॉमन नंबर हमेशा किसके अपोजिट आएगा, हिडन के। तो अगर 2 है तो 2 के अपोजिट क्या क्या आ सकता है, आपके जहन में आंसर आ रहा होगा, सर 1 भी आ सकता है, सर 5 भी आ सकता है, और सर 6 भी आ सकता है। अगर आपका जवाब ये है तो आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। 1 2 के अपोजिट 5 तो कभी आप लिख ही नहीं सकते, ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसका रीज़न पूछिए अपने आप से क्यों, क्योंकि जब आपको 2 और 5 दोनों इकट्ठे दिख रहे हैं तो हाउ कैन यू जस्ट गैस, जब आपको किसी चीज़ के लिए मनाही हो गई बिल्कुल कि ना मतलब ना होता है, करना ही नहीं है, तो उसके बाद आप उसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट जो 5 अगर आप लिखने की कोशिश भी करें तो वो गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा कि 2 के अपोजिट या तो 1 आएगा और या तो 6 आएगा। इसके 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, आइदर और जैसा आंसर क्यों हो रहा है, आइदर 1 और 6 आएगा। क्यों, क्योंकि ये डाइस ही कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड होती तो एक नंबर के अपोजिट एक ही होता, एक से ज़्यादा नंबर अपोजिट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, इस हिसाब से आप आगे देखें तो आपसे पूछा जाए 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आपके जहन में आंसर आ रहा होगा 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 6 आएगा, यही नंबर बचे। 5 के अपोजिट या तो 2 या 1 या 6, तो 2 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। जी, जवाब समझ में आ गया क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर 2 और 5 तो इकट्ठे दिख रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 1 के अपोजिट या तो 5 के अपोजिट 1 आएगा या 6, इसका आंसर है आइदर और, आइदर 1 और 6, 6 और 1 के कोई भी अपोजिट आ सकता है। तो आप नोटिस करें कॉमन नंबर के अपोजिट कौन से नंबर आ रहे हैं, हिडन। कॉमन नंबर के अपोजिट कैसे नंबर आ रहे हैं, हिडन। तो अब हमसे अगर यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए फिर 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो हिडन नंबर के अपोजिट क्या आएगा, या तो 2 और या तो 5। हमसे पूछा जाए 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो आंसर आएगा या तो 2 या तो 5, क्योंकि हिडन नंबर के अपोजिट क्या होंगे, आपके कॉमन नंबर होंगे। अब इसका अगर प्रैक्टिकली भी आंसर देखें कि सर ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, कैसे आपने बात बोल दी, तो दोनों डाइस में आप एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करके जब बड़ा ब्रॉड व्यू देखें तो आपने भी बोला यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, यहाँ 5 लिखा हुआ था, यहाँ 3। तो अगर इसमें देखूँ हमारे पास सरफेस कौन कौन से खाली है, मेरे सामने 2 के सामने वाला सरफेस खाली है, मेरे सामने 5 के सरफेस ये खाली है, और मेरे सामने 3 के नीचे वाला सरफेस खाली है। अब मेरा नंबर लिखने का मन कर रहा है, 3 के अपोजिट तो 4 आ गया, यानी इस डिजिट पर तो इस सरफेस पे 4 लिखा गया। अब मेरे पास जो 2 खाली डिजिट है, मन में ये सवाल है सर आपने 1 के अपोजिट जो है 2 और 5 लिखा, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने 1 के अपोजिट 2 और 5 लिखा, आपने यहाँ 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 के अपोजिट 3 और 4 तो कट गया ही नहीं सकते, 2 या 5 लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा, हिडन नंबर के अपोजिट कॉमन नहीं लिखा, 6 भी तो आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका रीजन इज दैट, आपको भी समझ में आ जाएगा कि 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब मेरे पास जो खाली दीवारें बची हैं जिसके ऊपर मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो 5 के अपोजिट सामने वाली ये दीवार बची और 2 के अपोजिट सामने वाली ये दीवार बची। आप जरा नोटिस करिए दोनों दीवार कैसी हैं, दीज वॉल्स आर एडजेसेंट। अंत में कैसी दीवारें बच गई, निकटवर्ती, यानी एक दूसरे के बगल में आने वाली। तो क्या ये एक दूसरे के कभी अपोजिट हो सकती है, आंसर इज टोटली नो, सर कभी नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर 1 या 6 कोई भी नंबर लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी 1 या 6 कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट क्या है, तो आपने क्या आंसर दिया कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, सर या तो 1 भी आ सकता है और या फिर 6 भी आ सकता है। 5 के अपोजिट कौन सा नजर आएगा, सर 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 3 के अपोजिट क्या नजर आ रहा है, सीधा आंसर है सर 4 नजर आएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए 1 के अपोजिट क्या आ सकता है, तो एक दीवार यहाँ पर, एक यहाँ भी आ सकता है और एक यहाँ भी आ सकता है। तो दोनों दीवारें कौन से अपोजिट है, सर 2 भी लिखा आ सकता है और 5 भी। 6 के अपोजिट क्या आएगा, सर 2 भी आ सकता है और 5 भी। तो सीधा आपको आंसर पता लग रहा है। ये इसके एक से ज़्यादा आंसर क्यों है, बिकॉज दिस इज नॉन स्टैंडर्डाइज। आई गेस आपको रूल समझ में आ गया जी। अब देख लीजिए एग्जामिनर यहाँ से किस तरीके के सवाल पुटअप करता है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो सबसे पहला सवाल आप देखते हैं, आपसे 3 ही चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो पेयर अपोजिट बता दो कि कौन सा पेयर किसके अपोजिट आएगा, यानी विपरीत जोड़े। दूसरा सवाल, ये डाइस किस टाइप की है ये बता दो।
तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है मिसिंग कैरेक्टर भर दो, कि अगर एक डाइस आपको मैंने दे दी तो उसके अंदर क्या कैरेक्टर आएगा, क्या मिसिंग नंबर आएगा, वो भर दीजिए। एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने एक डाइस का डायग्राम ड्रॉ करा आपके लिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके लिए, एक डाइस का डायग्राम ड्रॉ करा बेटा, और इसमें मैंने आपसे पूछा बताइए ये किस तरीके की डाइस है और इसमें क्या क्या आंसर आएंगे। मैंने यहाँ नंबर लिखे आपके पास 1, नंबर लिखा 5, नंबर लिखा 3। ठीक है, नंबर लिखे 1, 4 और 2। ठीक है, और यहाँ नंबर लिखे मैंने 2, 4, या नंबर लिखा 6। ठीक है, तो ये डाइस आपको बना के दी। अच्छा मेरे यहाँ 2 आएगा, 2। तो अब हमारे पास ये डाइस है, एक ही डाइस की आपको पोजीशन दे रखे हैं। एक ही डाइस की ये फर्स्ट पोजीशन, ये उसकी सेकंड पोजीशन और ये उसकी थर्ड पोजीशन। दिस इज 2। अब आपसे क्वेश्चन पुट अप गया कि ज्ञात करो, बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन, हर डाइस में आपने खुद ही बताना है ये डाइस किस टाइप की है। तो आपने अभी पढ़ा कि डाइस के 2 ही टाइप है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। अगर आपसे इस डाइस में पूछूं ये किस तरीके की डाइस है, तो व्हाट विल यू आंसर इन दिस, कैसा आंसर देंगे। तो आप नियर बाय सतह को जोड़ करके देख लेंगे, क्योंकि जनरली बच्चा यही करता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में टीचर्स को यही रटवाता है कि बेटा अपोजिट दीवारों का जोड़ 7 होना चाहिए, निकटवर्ती दीवार का जोड़ गलती से भी 7 नहीं आना चाहिए। तो आप इनको जोड़ करके देखोगे, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6, किसी का भी 7 नहीं आ रहा। इसमें जोड़ोगे 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, किसी का भी 8 नहीं आ रहा। 2 और 1 3, 4 और 1 5, 4 2 6, किसी का जोड़ 8 नहीं आ रहा। आपने देखा किसी का भी जो है जोड़ 7 नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई ये कैसी डाइस होगी, स्टैंडर्ड। देखो आंसर भी स्टैंडर्ड आएंगे इसके अंदर। अभी मैंने आपको 2 ही रूल बताए, 1 नंबर कॉमन है घूम जाओ, 2 नंबर कॉमन है काट दो। डाइस को कंपेयर करना आना चाहिए। अगर मैंने आपको पोजीशन दी, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे, आपस में सबसे कंपेयर करेंगे। इन दोनों डाइस में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आपने कहा नहीं आ रहा सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या इन दोनों डाइस में कुछ नंबर कॉमन नजर आ रहा है? आपने कहा हाँ जी नजर आ रहा है। क्या 2 और 4 कॉमन है? यहाँ पर भी 2 और 4 है, यहाँ पर भी 2 और 4 है, 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं आपको। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या अपोजिट आ गया, 6 के अपोजिट आ गया 1। अगर इतना लिखते गए साथी कि 6 के अपोजिट 1 है, और एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर ले कि ये किस तरीके की डाइस है, तो उसका जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड घोषित नहीं कर दोगे उसे एक आंसर देखते ही। क्यों? इस चीज का जवाब मैं भी आपको दूंगा। ठीक है, तो अब जब आपने देखा कि अभी तो एक ही आंसर है, तो हमें और आगे ऑब्जर्व करना होगा। तो दूसरी और इस डाइस के अंदर आपने ऑब्जर्व करा तो ये आ गया। अब पहली और तीसरी को ऑब्जर्व कीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है? आपने कहा हाँ जी, क्या एक कॉमन है सर, 1 नंबर कॉमन है। तो जब एक नंबर कॉमन होता है तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, एक को पकड़िए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। अरेंजमेंट हो गई 1 3 और 5। अरेंजमेंट कैसी हो गई, 1 3 और 5। एक को पकड़िए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, अरेंजमेंट क्या होगी, 1 4 और 2। तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा, 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा। अभी आपको पता है कि जो नंबर कॉमन होता है वो हमेशा किसके अपोजिट आता है, हिडन के। तो 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6, और ऊपर आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब इसके अंदर जो आपके पास अपोजिट जोड़े आए, जो विपरीत जोड़े आए, उन्हें ध्यान से देखिए। 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, तो ये कैसी डाइस होगी, कैसा पासा हो गया। टाइप आपने बता दिया सर, ये कैसी डाइस है, सर ये स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा नंबर किसके अपोजिट आया, ये आपके पास पेयर आ गया। अब एग्जामिनर इसमें अगर सवाल को घुमाना चाहे तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल ले लूं कि इफ इन पोजीशन 2 which number is opposite to number 2। पीछे सवाल देखें कि दूसरी डायग्राम में अगर इस दीवार पर सामने 2 लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट दीवार पर, सामने वाली दीवार पर कौन सा नंबर लिखा होगा। तो सिंपल सी चीज ये पूछना चाह रहा है ये कि सर अगर सामने 2 लिखा है तो उसकी अपोजिट दीवार पर क्या आएगा। तो 2 के जो नंबर अपोजिट है वही तो नजर आएगा। तो 2 के अपोजिट नंबर क्या है आपके पास, 5। दैट्स वाई 2 इज अपोजिट टू 6। ठीक है, थोड़ा सा एक और सवाल में मोल्ड कर दूं मैं इसके अंदर, एक और अन्य दूसरा सवाल देखें इसका। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया। ठीक है जी, तो इसके अपोजिट क्या आएगा, वी हैव द नंबर इज 5।
एक और सवाल इसके अंदर अगर मैं पूछ लूँ आपसे, व्हाट टाइप ऑफ डाइस इज इट, ये किस तरीके की डाइस है, तो आपका सीधा आंसर होगा सर दिस इज एन स्टैंडर्ड डाइस, ये एक मानक पासा है। ठीक है, आइए एक नया सवाल ट्राई करते हैं। आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया मैंने एक डाइस का, इसके अंदर आपने आंसर देना है। ठीक है, ये डाइस के आपको डायग्राम दिए जा रहे हैं, 3 डायग्राम, एंड देन इस डायग्राम में ये पूछा देयर आर 6 लेटर एम्बेडेड ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 लेटर लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ, जो कि इस तरीके से हैं, जो लिखे हुए लेटर हैं जो कि इस तरीके से हैं। अब आपसे पूछा गया कि इस डाइस के अंदर दिए गए क्वेश्चन के अंदर विच अल्फ़ाबेट इज अपोजिट टू हुम, कौन सा अल्फ़ाबेट किसके अपोजिट है, और एग्जामिनर यहाँ पे डायरेक्टली ये सवाल लिख देता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ने लिखा विच लेटर कैन नेवर बी सीन adjacent to लेटर ई। सवाल ये कि इन दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ई लेटर के कभी भी बगल में नजर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बी, फिर लिखा हुआ है डी, फिर लिखा हुआ है ए, और फिर लिखा हुआ है सी। ऐसा कौन सा लेटर है जो कि कभी भी ई के एडजेसेंट यानी ई के बगल में नज़र नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करें तो एग्जामिनर बेसिकली आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कैन नेवर बी सीन एडजेसेंट, कि उसके बगल में कभी नज़र नहीं आना चाहिए। इस वर्ड का मीनिंग है कि अगर उसके बगल में कभी भी नज़र नहीं आएगा तो यानी उसके हमेशा कहाँ नज़र आएगा, अपोजिट। एग्जामिनर यहाँ पर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता था कि ई लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, लेकिन ये सवाल ऐसे ना पूछ के एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि विच लेटर कैन नेवर बी सीन एडजेसेंट टू इट, कि इनमें से कौन सा जो लेटर है उसके एडजेसेंट यानी बगल में नजर नहीं आ रहा। सो इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन द एग्जामिनर इज जस्ट ओनली आस्किंग यू कि अपोजिट लेटर बता दो, लेकिन सवाल को घुमा के पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसके अंदर सॉल्व करें तो वही जो मैंने 2 ट्रिक्स आपको सिखाई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में आप कॉमन देखें, आपके पास नजर क्या आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन एंड दिस विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ द डाइस। अब आप इसके अंदर अगर नोटिस करें, आप रोटेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या कॉमन नजर आया, बी लेटर कॉमन नजर आया। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी एक लेटर कॉमन होता है तो आपने वहां पर रोटेशन कर देनी है। तो बी को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाइए, बी को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाइए, आपने रोटेशन करी, अरेंजमेंट हो गया बी, उसके बाद नजर आया आपको ए, उसके बाद नजर आया आपको सी। सिमिलरली इसमें रोटेशन करी बी के आगे नजर आया ई, और उसके आगे नजर बी के आगे नजर आया आपको डी, और ठीक है सी के अपोजिट नजर आया आपको आगे ई। तो यहाँ पर जब आपने इसकी रोटेशन कर दी, अरेंजमेंट कर दी, तो बी के बाद नजर आया डी, डी के बाद आगे ई, यहाँ पर बी के बाद ए के बाद सी, तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, सी के अपोजिट आ गया ई, ए के अपोजिट आ गया डी, और जो बी के अपोजिट है वो क्या, अपोजिट होगा एफ, क्योंकि जो अभी तक नजर नहीं आया। तो यहाँ पर आपके पास पेयर बन गए, ए के अपोजिट आपके पास कौन सा लेटर आ गया है, डी आ गया है, बी के अपोजिट आपके पास कौन सा लेटर आ गया, एफ आ गया, और सी के अपोजिट कौन सा लेटर आ गया आपके पास, ई आ गया है। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा लेटर है जो कभी भी ई के एडजेसेंट आपको नजर नहीं आएगा। वैसा आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते थे कि ई के बगल में तो बी ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन भी गलत था, ई के बगल में तो डी भी नजर आ रहा है, ये भी गलत था, ई के बगल में सी और ए का हमें अनुमान नहीं था, कैसे आंसर होते हैं। तो हम देखेंगे ई के अपोजिट क्या है, हमारे पास सी है, तो ई के अब नियर बाय सारे नंबर दिख सकते हैं, जो नंबर नहीं दिखेगा वो आंसर कौन सा होगा हमारा, तो ऑप्शन है सी, क्योंकि ई और सी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, और जो नंबर अपोजिट हैं वो कभी भी एडजेसेंट में नहीं दिखते। सच ए काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द सीसेट एग्जाम। एक और अन्य सवाल के थ्रू उसका एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और किस तरीके से होता है, फिर मैं आपको रोटेशन भी बता दूंगा इसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक सवाल दिया, एक क्वेश्चन आपको रिले दिया गया
इन ए डाइस, इन ए पर्टिकुलर डाइस, किसी एक सामान्य पाशा में द नंबर 1 is always seen opposite to 6। क्वेश्चन ये लिखा गया कि किसी एक पासे के अंदर नंबर एक नंबर के अपोजिट हमेशा आपको 6 नंबर नजर आता है। देन क्वेश्चन बड़े प्यार से एग्जामिनर ने पूछा, देन व्हाट टाइप ऑफ डाइस इज इट, डाइस इज इट। तो आप ये ज्ञात करो कि ये किस तरीके का पासा है। बच्चों को ऑप्शन भी बड़े प्यार से लिख के दिए और मासूम बच्चे जवाब भी उतने प्यार से दे रहे। सबसे पहला ऑप्शन ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये एसटीडी का मतलब वो नहीं है भाई जो फोन करने वाले एसटीडी होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा ऑप्शन दिया दैट इज नॉन स्टैंडर्ड, कि ये डाइस जो है साधारण पासा है। तीसरा ऑप्शन दिया कैन नॉट डिटरमाइन, कि आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। और चौथा ऑप्शन आपको दिया नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है और कोई अन्य नया आंसर होगा। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए आप क्या देंगे। तो 90% बच्चों ने जब इसका सामान्यतः आंसर दिया एग्जाम के अंदर, तो अगर मैं एक क्लास लूँ कि अगर इसमें 100% बच्चे बैठे हुए थे तो 100% में से 90% बच्चों का जवाब ये आया कि सर आपने बोला है कि एक नंबर हमेशा किसके अपोजिट आता है, 6 नंबर के। एक नंबर 6 के अगर अपोजिट है तो हमने तो ये चीज़ समझी है कि अगर नंबर 1 6 के अपोजिट है, 2 5 के अपोजिट है और 3 4 के अपोजिट है, तो वो कैसी डाइस होती है, स्टैंडर्ड। और 90% बच्चों ने इसका आंसर दिया स्टैंडर्ड। जी मुबारक हो, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। क्या कमी रहेगी लाड़ प्यार में जो इस तरीके से आंसर, हाँ आंसर इज करेक्ट वन इज कैन नॉट डिटरमाइन। आप इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अब अपने आप से पूछे क्यों भाई, देखिए मैंने आपको ये बोला कि 1 के अपोजिट 6 है, अभी 2 के अपोजिट क्या होगा मैंने कुछ नहीं बताया, 3 के अपोजिट क्या होगा मैंने कुछ नहीं बताया, 4 के अपोजिट क्या होगा मैंने कुछ नहीं बताया, 5 के अपोजिट क्या होगा कुछ नहीं बताया, एक ही पेयर तो बताया। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था जब कभी भी किसी डाइस को स्टैंडर्ड कहना हो तो केवल एक नंबर नहीं, उसके तीनों के तीनों नंबर्स को देखा जाता है। तो कंटिन्यू 1 के अपोजिट 6 दिखना ही चाहिए, 2 के अपोजिट 5 दिखना ही चाहिए, 3 के अपोजिट 4 दिखना ही चाहिए, तभी आप उसे स्टैंडर्ड कहेंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट होती है। आगे हम चलते हैं। अब इसके अंदर आपको मैं नई चीज़ बता देता हूँ एक, ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो इसमें पूछे जाते हैं दैट इज कॉल्ड मिसिंग कैरेक्टर। तो आई होप पीछे लिखे हुए जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े उसको आपको समझ में आ गया होगा। मिसिंग कैरेक्टर कैसे क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको एक डाइस दी जाएगी और उसके अंदर आपसे एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो भरवाया जाता है। तो इसको मीनिंग समझ लेते हैं। ये मैंने एक डाइस दी आपको बना के, मैंने नंबर लिखे 1 से लेके 6 तक, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 6, ठीक है। यहाँ नंबर लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 5, लिखा हुआ है 5, यहाँ नंबर लिखा हुआ है नंबर लिखा हुआ है 3, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भरना है। क्वेश्चन इज दैट इन द फॉलोइंग डायग्राम विच नंबर कैन बी रिप्लेस हेयर इन द क्वेश्चन मार्क। इस दिए गए डाइस के अंदर, पासे के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ सकता है। एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन भी दिए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया कि नंबर 6 आएगा, फिर ऑप्शन दिया कि नंबर 1 आएगा, फिर ऑप्शन दिया कि 2 आएगा या 4 आएगा। अब जनरली बच्चा इसके अंदर क्या करता है, तुक्के मार रहा होता है, जिसे बोलते हैं ना कुछ भी ट्राई करना, अपनी मर्जी से कुछ भी बना देना, वो नहीं होगा इसके अंदर। ऐसे किसी भी सवाल का आंसर देने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। इफ दिस इज यू, तो सबसे पहले अगर हमें एक चीज़ पता लग जाए कि इसके अंदर कौन सा लेटर किसके अपोजिट है, कौन सा पेयर किसके विपरीत जोड़ा है, तो हम आंसर और बेहतरीन तरीके से इसका दे पाएंगे। अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो इतना कन्फ्यूज़न की जरूरत ही नहीं है, घूम घूम के देखूँ। अगर मुझे ये पता लग जाए कि 5 का अपोजिट पेयर कौन सा है, तो बाकी यहाँ मैं जो मर्जी नंबर भरूँ, लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि 5 के अपोजिट जो लेटर है वो यहाँ कभी दिखाई नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली मेरा एक आंसर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इनमें से कुछ नंबर में से एक नंबर ऐसा जरूर है जो कि 5 का क्या है, अपोजिट पेयर है, तो वो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
मुझे ये पता लग जाए कि 3 का अपोजिट पेयर क्या है, तो उसको भी मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, तो इन 4 ऑप्शंस में से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 बचेंगे। तो पहले हमें देखना होता है अपोजिट पेयर कौन सा है, और दूसरा फिर हमें देखना होता है रोटेशन, क्योंकि जब हमारे पास 2 नंबर बचे जाएंगे, उन 2 नंबरों में से भी एक नंबर भरना है, तो उसके लिए हम देखते हैं उसकी रोटेशन। तो प्यार से समझते, देखिए रोटेशन हमारे पास, ये समझिए जो मैंने रोटेशन वर्ड लिख दी, रोटेशन हमारे पास 3 तरीके की होती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रोटेशन। पहला एग्जाम्पल 0 डिग्री की रोटेशन, सेकेंड एग्जाम्पल 180 डिग्री की रोटेशन, थर्ड एग्जाम्पल 360 डिग्री की रोटेशन। 0 डिग्री की रोटेशन समझे, ये कोई नंबर ए बी लिखा हुआ था, आपको एक लिखा हुआ दिख रहा था और आपने उसको एज इट इज ए बी रिप्रेजेंट कर दिया। क्या इसके अंदर कोई बदलाव नजर आया आपको? आपने कहा सर नहीं, कोई बदलाव नहीं है, देयरफॉर नो चेंज। तो जब भी किसी डाइस में 0 डिग्री की अगर रोटेशन होती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, देयर इज नो चेंज। अगर किसी डाइस में 180 डिग्री की रोटेशन हो रही है तो क्या होता है, यहाँ मैंने नंबर लिखा हुआ ए बी, आपने उसको वापस पलट के उल्टा, डाइस को उल्टा घुमा दिया, बी ए लिख दिया। अब आप इसमें नोटिस कर रहे हैं क्या हो गया, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए हो गया, यानी एक दूसरे के क्या आ गए, ये अपोजिट। तो इससे ये चीज़ समझ में आई, अगर किसी डाइस के अंदर 180 डिग्री की रोटेशन हो रही है तो वहाँ पर नंबर्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तीसरा देखते हैं 360 डिग्री, ये पहले कोई नंबर लिखे हुए थे ए बी, आपने इसको 180 डिग्री रोटेट करा, नंबर लिख दिया बी ए, अगेन 180 रोटेट कर दिया, नंबर आ गया, अगेन आ गया आपके पास ए बी। तो पहली पोजीशन को और आखिरी तीसरी पोजीशन को कंपेयर कीजिए, क्या पहली और तीसरी पोजीशन में 180 और 180 पलटने के बाद कोई बदलाव हुआ? आपने कहा सर कोई बदलाव नहीं हुआ, दैट्स व्हाई 360 डिग्री में भी क्या रहता है, नो चेंज, यानी कि नो बदलाव। तो यानी पूरी की पूरी डाइस के अंदर सिर्फ बदलाव कहाँ पर होता है, जब 180 डिग्री का रोटेशन होता है। 180 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या, एक बार ये दोबारा समझ लें आप। जैसे सपोज मैंने ये डाइस बनाई, को यहाँ पर नंबर मैंने लिखा ए बी और सी, फिर मैंने एक डाइस बनाई, यहाँ लिखा बी ए और यहाँ नंबर लिखा डी। तो देखो एक यहाँ चला गया और बी यहाँ चला गया, अपोजिट घूम गए ना। तो जब भी 180 डिग्री की रोटेशन होती है तो तीसरा नंबर, आप अभी पीछे रूल भी पढ़ा था ना, अपोजिट आता है। दिस इज द रीजन कि 180 डिग्री रोटेशन होगी तो लेटर्स अपोजिट आ जाते हैं। अब हमें इसके अंदर अगर पीछे वाले सवाल में जवाब देखना है तो सबसे पहले हम इसके अंदर ढूंढेंगे बेटा अपोजिट पेयर। तो अपोजिट पेयर देखते हैं, तो पहली पोजीशन है ये आपके पास, दूसरी पोजीशन है ये आपके पास, तीसरी पोजीशन है। तो पहली और दूसरी पोजीशन में आपके पास कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है जी, आपने कहा यस सर दिख रहा है, क्या, लेटर नंबर इज 6। तो जब भी एक नंबर कॉमन होता है हम क्या करते हैं, घड़ी के अनुसार घूम जाते हैं। तो 6 के पकड़ के आपने रोटेशन करी, 6 को पकड़ के आपने रोटेशन करी, तो अरेंजमेंट हुई 6, 6 के बाद नजर आया 4, 4 के बाद नजर आया 2, अरेंजमेंट करी 6, 6 के बाद नजर आया 3, 3 के बाद नजर आया 5। इस अरेंजमेंट को करने के बाद, रोटेशन करने के बाद आपका अरेंजमेंट हो गई कि 5 के अपोजिट आ गया 2, 4 के अपोजिट आ गया 3, तो 6 के अपोजिट नंबर के आ गया आपके पास 1। ये आपके पास अपोजिट पेयर हो गए कि 5 के अपोजिट हमेशा नजर आएगा 2, 3 के अपोजिट हमेशा नजर आएगा 4, तो 6 के अपोजिट नजर आएगा आपको 1। अब इसका आंसर इतना देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई, क्या, कि सर जो हमारे पास अपोजिट पेयर है वो कभी भी इकट्ठे नहीं दिख सकते। तो आधा आंसर तो सर यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्या सर, यहाँ अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट पेयर क्या है हमारे पास, 5 का अपोजिट पेयर है 2, तो सर इस वाले खाली ब्लैंक में 2 कभी नहीं आ सकता, तो यानी थर्ड ऑप्शन तो सर एलिमिनेट हो गया। अगला ऑप्शन आपके पास बना है सर, यहाँ लिखा हुआ है 3 और 3 का अपोजिट पेयर है 4, सर यहाँ पर 4 भी कभी नहीं आ सकता, यानी चौथा ऑप्शन भी आपका हो गया एलिमिनेट। अब ऑप्शन बचता है 6 या 1, इनमें से क्या भरे। तो देखिए इसके लिए हम रोटेशन देखेंगे। तो रोटेशन का मीनिंग क्या है, अब आपको यहाँ पर कौन कौन से नंबर नजर आ रहे हैं। तो आपने कहा सर मुझे 5 नजर आ रहा है और 3 नजर आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये, क्या आपको ये जो नंबर 5 और 3 नजर आ रहे हैं इससे पहले कहीं दिखे थे? आपने कहा हाँ जी दिखे थे। कहाँ सर, यहाँ दिखे हैं। यहाँ पर 3 आपको कहाँ नजर आ रहा है, टॉप में ऊपर, और यहाँ पर 3 आपको कहाँ नजर आ रहा है सर, नीचे आ रहा है साइड में। यहाँ 5 कहाँ नजर आ रहा है सर, साइड में, और यहाँ 5 कहाँ नजर आ रहा है, टॉप में। दोनों की दोनों पिक्चर्स में कंपैरिजन करिए, जो ऊपर था वो नीचे आ गया और नीचे वाला व्यक्ति ऊपर चला गया, यानी क्या हो गया, आपने देखा रोटेशन में क्या हो गया, आपने कहा सर 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। और अभी आपको मैंने बताया कि जब भी व्यक्ति 180 डिग्री होता है तो क्या हो जाता है, अपोजिट आ जाता है। पीछे वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर 3 और 5 के साथ आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 6। क्या मैं यहाँ 6 भर दूँ? आपके मन में जवाब आ रहा होगा नहीं सर, क्यों सर, ये तो अपोजिट हो गया ना। तो यहाँ अगर 6 नजर आ रहा है और अगर ये रोटेट हो गए, उल्टे हो गए, तो अब 6 नजर नहीं आएगा, इसका अपोजिट नंबर नजर आएगा। तो 6 का अपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, 1। सो द करेक्ट आंसर इज 1 इन दिस। आया समझ में ये? आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो डाइस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इतने ही सवाल उठते हैं,
और इसी तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। HICS की जो आपको हैंडबुक और नोटबुक मिली हुई है उसके अंदर जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं उन सवालों को आप अटेम्प्ट करें। क्वेरी आप अपनी छोड़ सकते हैं, जिस भी सवाल में आपको दिक्कत होगी डेफिनेटली आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जुड़े, पढ़ें और खुश रहें, तैयारी को स्ट्रांग रखें। जय हिंद दोस्तों।